हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने प्यारा सा चैनल जीके जीएस स्टडी जॉन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। इसको हम लोग लाइन बाय लाइन नोट्स के थ्रू पढ़ने वाले हैं, जो कि आगामी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जैसे बिहार पुलिस, दरोगा, बीपीएससी टीआरई 4, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज का इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है, पहला चैप्टर का नाम है संसाधन एवं उपयोग। तो पहला टॉपिक यहाँ से है संसाधन क्या है। तो वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे उसे संसाधन कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, ये भी मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। पुस्तक, मिट्टी, मानव। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। अब है हाँ, एक मिनट। अब है मानव भी एक क्या है, संसाधन है। संसाधन जो होता है वो भौतिक तथा जैविक दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ पे संसाधन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ना, संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसका कथन है? ये एक प्रसिद्ध भूगोलवेता है, जिम्मरमैन इसका नाम है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए, सेवा करना भी क्या है, एक संसाधन है। ठीक है, संसाधन किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में मदद करता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं हम लोग, बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ से होने वाला है। चलिए हम लोग संसाधन के प्रकार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए संसाधन को उसके आधार पर, है ना, संसाधन को आधार पर 4 आधार पे बांटा गया है। कितने आधार पे? 4 आधार पे बांटा गया है। पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पे, उपयोगिता के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, विकास के आधार पे। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 भाग में बांटा गया है। उपयोगिता के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है संसाधन को। स्वामित्व के आधार पे संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। विकास के आधार पे भी 4 भागों में। तो अब चलिए हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं प्रत्येक संसाधन के प्रकार को। तो सबसे पहला है यहाँ पे, पहला है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जैव और अजैव। तो अब जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जैव संसाधन, तो सजीव वस्तुओं के समूह को क्या बोलेंगे? जैव संसाधन। यानी जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो पेड़ पौधा हो, सब वो जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, प्लांट्स हो गया, मत्स्य, ये सभी हो गया। अब है अजैव संसाधन। निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या बोलेंगे? अजैव संसाधन। जैसे मिट्टी हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया, है ना, ये सभी अजैव संसाधन हैं। चलिए अब आगे देखिए, उपयोगिता के आधार पे यहाँ से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उपयोगिता के आधार पे संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जिसे भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा नवीकृत किया जा सकता है या पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा पुनः इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये नवीकरणीय हुआ। उसके बाद पवन ऊर्जा हो गया, जल हो गया, विद्युत हो गया, वन्य प्राणी हो गया, और याद रखिएगा ज्वारीय ऊर्जा हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है ना, कथन वाइज पूछा जाता है ना, नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, और नवीकरणीय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, नवीकरणीय संसाधन को पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है अगला प्रकार है अनवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन जिसे भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके, यानी ये मतलब बहुत लंबे समय के बाद इसे प्राप्त किया जा सके, तुरंत नहीं। जैसे जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय। तो इसमें कौन कौन आएगा? कोयला आएगा, पेट्रोलियम आएगा, एलपीजी गैस आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। ये एनसीईआरटी का नोट्स बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए, स्वामित्व के आधार पे संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे की ओर देखते हैं, एक एक करके पढ़ने वाले हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। वैसे संसाधन जिस पर अधिकार किसी खास व्यक्ति का हो, यानी किसी एक व्यक्ति का हो, उसे
व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे भूखंड है ना, संपत्ति हो गया, बगीचा हो गया, तालाब हो गया, तो ये सभी चीज़ों पर किसी एक खास व्यक्ति का जो है अधिकार होता है, ये व्यक्तिगत संसाधन हो गया। उसके बाद है सामुदायिक संसाधन। माफ़ कीजिएगा, एक मिनट। चलिए, सामुदायिक संसाधन है वैसा संसाधन जिस पर अधिकार किसी खास समूह का हो, है ना, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे स्मशान घाट हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, है ना, सार्वजनिक पार्क हो गया, खेल मैदान हो गया, ये सामुदायिक है, यानी किसी एक समूह का बोध होता है, अधिकार होता है। ठीक है। अब है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन कानूनी तौर पर देश के अंदर उपलब्ध संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, है ना, यानी किसी देश के अंदर जितने भी संसाधन उपलब्ध है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अब यहाँ से एक स्टार बना करके याद रखिएगा, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के 12.2 किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा है। ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है जिसको याद रखना है। जैसे भारत की समुद्री सीमा, प्रादेशिक सीमा क्या होता है, स्थल सीमा से 12 नॉटिकल मील तक जो है ना वो प्रादेशिक सीमा कहलाता है। अब यहाँ से कुछ फैक्ट याद रखिएगा, 1 मील बराबर कितना किलोमीटर होता है, तो 1.6 किलोमीटर होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1.8 किलोमीटर होता है। ठीक है। और प्रादेशिक सीमा में है ना सभी प्रादेशिक कानून संसाधन का दोहन जो है ना कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र किसको बोलते हैं, तो स्थल सीमा से 24 नॉटिकल मील तक को क्या बोलेंगे, संलग्न क्षेत्र। यहाँ पे कानूनी सीमा, टैक्स हो गया, पर्यावरण सुरक्षा कर सकते हैं। अब है यहाँ पे अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। संलग्न क्षेत्र से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र को बोलते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, है ना। समुद्री संसाधन का दोहन कर सकते हैं, अनुसंधान कार्यक्रम ये सभी चीज़ इस क्षेत्र में कर सकते हैं। अब है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़ करके खुले महासागरीय संसाधन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं हम लोग। अब है विकास के आधार पे संसाधन के प्रकार। तो पहला है संभावी संसाधन। संभावी क्या होगा, वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद तो होते हैं लेकिन भविष्य में उपयोग में लाने की संभावना होती है, वर्तमान में अभी उपयोग नहीं हो रहा। जैसे हिमालयी खनिज हो गया, राजस्थान तथा गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा, ये सब वर्तमान में मौजूद है लेकिन अभी इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं हो रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्टार में, गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा उपकरण लगाया जा रहा है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सौर ऊर्जा उपकरण कहाँ लगाया जा रहा है, गुजरात के भुज में। अब है विकसित संसाधन, वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण के बाद उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है ना, तो जैसे पेट्रोलियम। चलिए अब आगे देखते हैं भंडार संसाधन। ठीक है। भंडार संसाधन वैसे संसाधन जो उपयुक्त तकनीक के अभाव में केवल भंडारित अवस्था में देखा जा सकता है, यानी नया नया टेक्नोलॉजी के अभाव में जो है वो सिर्फ एक भंडार के रूप में देखा जा सकता है। जैसे जल है, तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो रहा है, तो अभी इसका ज़्यादा मतलब उपयोग इससे ऑक्सीजन का नहीं हो रहा है ना। चलिए अब है संचित कोष संसाधन। यह एक प्रकार का भंडार संसाधन ही है, यह भविष्य की कुंजी है। जैसे नदी जल हो गया, बांध में संचित जल, ये संचित कोष संसाधन कहलाता है। अब आइए अगला पॉइंट है, संसाधन के टाइप्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। ठीक है। अब है संसाधन नियोजन। तो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है, यानी पूरे व्यवस्थित तरीक़ा से उपयोग करना है। अब है संसाधन संरक्षण। तो संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन का संरक्षण कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अब है यहाँ से संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग करने से विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण समस्याएं
को जन्म देती है। यानी जब हम किसी भी संसाधन का अंधाधुंध यूज़ करते हैं तो बहुत सारा समस्याएं उत्पन्न होती है हम लोग के समाज में। ठीक है, अब है संसाधन संरक्षण हेतु अलग अलग कदम उठाए गए थे, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन अब आप लोग को पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो अब यहाँ पे एक गांधी जी का बहुत ही फेमस कथन है। महात्मा गांधी जी ने कहा, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। ये कथन बना करके पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, पूछा भी गया है। अब है नर्मदा बचाओ अभियान 1985 में मेधा पाटेकर ने चलाया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। चिपको आंदोलन 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। कहाँ पे? उत्तराखंड में। एपिक्को आंदोलन 1983 ईस्वी में हुआ था, पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में, कर्नाटक में हुआ था। एपिक्को आंदोलन कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अब यहाँ पे वर्षा जल संचय नीति कौन लाया था? तो संदीप पांडे ने लाया था। अब 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम में संसाधन संरक्षण हेतु मीटिंग हुई थी। ठीक है, 1974 ईस्वी में सुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, महात्मा गांधी जी का विचार प्रकाशित हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? सुमशेर, याद रखेंगे। 1987 का ब्रंटलैंड आयोग ने संसाधन संरक्षण पर काम किया था। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ब्रंटलैंड आयोग क्या था। ब्रंटलैंड आयोग ने संसाधन के सतत विकास पर बल दिया था। क्वेश्चन पूछेगा संसाधन के सतत विकास पर बल कौन सा आयोग ने दिया था? तो ब्रंटलैंड आयोग ने। बाद में ये जो है ना एक मतलब शीर्षक प्रकाशित किया था, हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर, शीर्षक कौन प्रकाशित किया था? ब्रंटलैंड आयोग। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं हम लोग। अब है अगला टॉपिक है विश्व शिखर सम्मेलन। तो पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में 1972 ईस्वी में विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसी सम्मेलन के बाद प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या था? मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक अब यहाँ से पृथ्वी सम्मेलन। यहाँ से प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। तो इसका आयोजन 3 से 14 जून 1992 ईस्वी में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। इसमें लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब इस पर क्या क्या चीज़ का चर्चा किया गया था? तो ग्लोबल वार्मिंग का चर्चा किया गया था, वन संरक्षण, जैव विविधता, कार्यक्रम 21 यानी एजेंडा 21 एंड रियो घोषणा पत्र पर समझौता किया गया था। तो आइए हम लोग कार्यक्रम 21 के बारे में जानते हैं। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास यानी UNCED के द्वारा पेश किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि एजेंडा 21 किसके द्वारा पेश किया गया था? तो UNCED। तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब यह जो था कार्यक्रम 21 800 पेज का एक घोषणा पत्र है ना, जो संसाधन के सतत विकास से संबंधित है। बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कार्यक्रम 21 को चलाने के लिए विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना किया गया था। तो आइए हम लोग द्वितीयक पृथ्वी सम्मेलन पढ़ते हैं। तो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1997 में, है ना, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था। अब है आगे प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन करने के लिए जो है 5 वर्ष बाद आयोजित किया गया था दूसरा। इस सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पहला हुआ था 1992 में हुआ था, फिर दूसरा इस 5 साल बाद 1997 में हुआ था, इसीलिए इसको +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं क्योटो सम्मेलन। अगला टॉपिक है क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन, यह सम्मेलन 1997 ईस्वी में ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो शहर में आयोजन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है ग्लोबल वार्मिंग में क्या क्या होता है? CO2 होता है, CH4 होता है, N2O होता है, HFC होता है, पर फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये सभी चीज़ जो है ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है। इसे मॉन्ट्रियल समझौता का विस्तार माना जाता है ना। क्योटो सम्मेलन को क्या बोलते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का विस्तार माना जाता है। तो आइए हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
आखिर क्या था उसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है ना, क्योटो सम्मेलन। तो हम लोग देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधे क्वेश्चन पूछेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे था, तो ये ओजोन परत संरक्षण संबंधित था। यह सम्मेलन 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में ओजोन परत के संरक्षण हेतु आयोजन किया गया था। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है तीसरा पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन 2002 में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, इसमें पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर सहमति मिली थी। ठीक, इसमें विभिन्न देशों के लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब आगे हम लोग देखते हैं। इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकला, यानी तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का परिणाम कुछ नहीं निकला। अब हम लोग लास्ट टॉपिक है संसाधन के सतत विकास की अवधारणा। ठीक है, तो संसाधन मनुष्य की आजीविका का आधार है, बिल्कुल सही बात है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन का सतत विकास जरूरी है, ये भी सही बात है। संसाधन के अत्यधिक अंधाधुंध उपयोग करने से अनेक पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न हो रही है ना। तो ये सब चीज़ को हम लोग को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। भविष्य को देखते हुए उचित मात्रा में संसाधन का उपयोग करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग क्लास 10th का जो है ज्योग्राफी का पहला चैप्टर संसाधन वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिएगा, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।